धन्यवाद महावर जी। देखिए विषय, मैं दीनदयाल जी ने मुझे पहले बोला था कि 20 प्रोग्राम होंगे तो 18 में हम आते हैं, और मैं उसका एक सीक्रेट बताऊं, मुझे क्या फायदा है। इतने विषयों पे दीनदयाल जी प्रोग्राम करते हैं, और जब वो प्रोग्राम करते हैं तो मुझे उन विषय में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जितने जितने इंटेलिजेंट अगर यहाँ पे स्पीकर हो, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट यहाँ पे श्रोता होते हैं। तो पढ़ना पड़ता है, उसके बाद भी कई कमियां भी नजर आती है, फिर भी सीखते हैं हम। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो विभिन्न विषयों में दीनदयाल जी की जो स्टेमिना है ना, वो गजब का है। मैं कितने सालों से, 10 वर्ष से आपने सीएसआर करा, उसके पहले से मैं जानता हूँ। पहले जो इकोनॉमिक सेल था नेशनल लेवल पे, सीए सेल था, उसके राष्ट्रीय को कन्वीनर भी थे, पूरे देश में काम कर रहे थे, और कितने साथ में काम किया। मैं नेशनल कन्वीनर था, मेरे बाद फिर ये नेशनल को कन्वीनर भी बने, और आज सीएसएल का जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है दिल्ली में, अपने आप में एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। सामाजिक चेतना, ज्ञान कईयों के पास होता है, इन्होंने कहा तन है, धन है, मन है और तन है, धन भी है इनके पास, ऐसी बात नहीं। इतने सारे प्रोजेक्ट किए हैं, कितनी तो मशीन, कितने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ओपन जिम है, फिर जो सैनिटरी डिस्पेंसिंग मशीन्स हैं, इतने प्रोग्राम सारे लेवल पे, और सबसे बड़ी सामाजिक चेतना के साथ काम कर रहे हैं। तो सीएसआर फाउंडेशन की पूरी टीम का अभिनंदन है। हमारे साथ ये जो फेम फाइंडर्स फेम, हर वक्त रिकॉग्निशन चाहिए सब व्यक्ति को, तो मनोज जी, रीमा जी, इनका भी बहुत अभिनंदन है कि ये इस पूरे प्रोजेक्ट में साथ में लगे हैं, इनका बहुत एक्सपीरियंस है। और बड़ी बात है, आज हमारे विशिष्ट अतिथि अशोक ठाकुर जी है। जब से यह दिल्ली में काम हो रहा था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जब से अशोक ठाकुर जी ने जिम्मेदारी ली है सारे सेल्स को कन्वीन करना, एक नई ऊर्जा के साथ दिल्ली प्रदेश में सभी क्षेत्र में काम हो रहा है। तो इनका बहुत बहुत अभिनंदन। इनके मार्गदर्शन में लीडरशिप भी है, विजन भी है, ये बहुत अच्छी बात है। मुकेश जी, प्रमोद, माहेश्वरी जी, नरेश जी और महावर जी, इन सबका अभिनंदन है। विषय पे मैं कुछ बातें आपके सामने जरूर रखूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो है ना, एक गीत हम संग में गाते हैं, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा, यदि देश सारा संकटों को मात कर, या देश विजयी हो हमारा। तो यह बचपन से हमने सीखा है। तो जितने संकट, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में, प्रधानमंत्री जी कहते ना, कितने चैलेंजेस से, एक 2014 के पहले ये था, अरे देश में हम ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव नैरेटिव, एक आत्मविश्वास, एक स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े। तो जो विकसित भारत का जो संकल्प है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमें जरूरत है, तो जोर से मेरे साथ हाथ दोनों उठा के नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। देखो 2014 में जस्ट ध्यान आ गया, थोड़ी सी बात मैं जरूर करूं। 2014 में जब मोदी जी आए थे, तो अशोक सिंघल जी, आप सब जानते होंगे, राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, उसके विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे। एक अशोका होटल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, शायद हिंदू इकोनॉमिक्स पे शायद था वो कार्यक्रम, मैं भी गया था उसमें। हाँ, विज्ञानंद जी ने किया था, और अशोक सिंघल जी उस पर मुख्य वक्ता थे। उन्होंने बोला था कि ऐसा जो समय है, 800 वर्षों के बाद ऐसा समय आया है पुनः भारत में, जब भारत का स्वाभिमान जग रहा है, भारत का आत्मविश्वास जग रहा है, भारत विश्व गुरु के स्थान पे पहुंचने के लिए उन्होंने उस वक्त भविष्यवाणी की थी। हमें बड़ा अच्छा लगा। तो मैं कह रहा हूं कि वह आज चरितार्थ होते हुए 11 साल हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं। तो यह पूरा एक मोटिवेशन है, ये है। तो आज का विषय जो सीएसआर रिसर्च फाउंडेशन दीनदयाल जी के नेतृत्व में हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह आने वाले देश की प्रगति के लिए बहुत आगे ले जाएगा। और जो पावर्ड मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए सब्जेक्ट तो इम्पोर्टेंट है, बट उसको आप कैसे अपनी दिनचर्या में, आम वर्किंग में, चाहे कॉर्पोरेट लेवल पे कैसे लेंगे, तो यह इस पूरी विषय में आज हम पूरे दिन लोगों को सुनेंगे।
और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, इसकी रिपोर्टिंग भी दीनदयाल जी करते हैं, वो आगे जाएगी तो बहुत हमें लाभ होगा। कुछ बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, दूसरा कॉर्पोरेट लेवल पे क्या करना है। 2 बात में मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगा, बहुत लंबा नहीं बोलूँगा। पहली बात यह है कि गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट इनेबलिंग इकोसिस्टम एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। अगर गवर्नमेंट इकोसिस्टम इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, उस इनिशिएटिव को अगर सरकार करती है तो बाकी सब चीजें अपने आप में आगे बढ़ती है। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव किए हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करने, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़े सारे काम किए हैं, महत्वपूर्ण है। जैसे मेक इन इंडिया के अंदर बहुत इनिशिएटिव किए हैं। अगर आपको हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी के लिए टैक्सेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है और आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही इस क्षेत्र में, तो आपके आइडिया तो दिमाग में ही रह जाएंगे, उसके साथ आगे इंप्लीमेंट नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए हैं, चाहे उसको चिप टेक्नोलॉजी में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की बात है, लैंड की अवेलेबिलिटी है, पावर की अवेलेबिलिटी। अब डेटा सेंटर, नोएडा में मैं रहता हूं, इतने सारे डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े, जापान के बाद कुछ कंपनीज है जो जापान के बाद उससे भी बड़े बड़े डेटा सेंटर नोएडा में इस्टेब्लिश कर रही है। लैंड अवेलेबल है, पावर अवेलेबल है, टेक्निकल स्किल मैन पावर अवेलेबल है, गवर्नमेंट का सपोर्ट अवेलेबल है। तो यह सारी चीजें जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ने किया है। जब कोविड के टाइम पे क्या हुआ, कोविड के टाइम पे सडनली देखा कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और अलग अलग इंडस्ट्री में चिप के कारण कंप्यूटर वगैरह में काफी प्रॉब्लम आई, तो इमीडिएटली गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री जी ने 90,000 करोड़ का फंड स्टैब्लिश किया और हमने देखा अभी इसी महीने वहां पे चिप मैन्युफैक्चरिंग, ताइवान के बाद सबसे बड़ा, मतलब अगर कोई देश ने इनिशिएटिव लेके चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इंडस्ट्री की है टाटा के साथ, तो बड़ौदा में, गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया है। तो चिप टेक्नोलॉजी, पावर, लैंड अवेलेबिलिटी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, PLI के अंतर्गत लगभग 13 सेक्टर्स हैं जिनको सरकार सपोर्ट करके इंडस्ट्री डेवलपमेंट को काम कर रही है। मेक इन इंडिया के अंदर इनिशिएटिव कर रही है। फिनटेक के ऊपर, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए कितना, बहुत सारी बातें हो चुकी है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम 1,26,000 स्टार्टअप जो कंपनीज है भारत में 2024 में बन गए। स्पेस टेक्नोलॉजी में जो है वो लगभग 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं। तो यह सारे चीजें किए। अब अभी अशोक जी ने बताया बड़ी अच्छे से कि साइबर, एक आम आदमी के लिए साइबर सिक्योरिटी कितना बड़ा इश्यू हो गया। बहुत हम केसेस देखते हैं, कितना बड़ा फंड का लॉस है, उसके ऊपर सरकार के अभी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। तो सरकार एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट इसके लिए क्रिएट कर रही है। उसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी पूरी तरह से ला रहे। एक तो है कि आपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, फिजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। दूसरा है आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसके सरकार, मोदी सरकार क्या कर रही है उसमें, चाहे ऐप डेवलपमेंट, और एक इंडस्ट्री के साथ ही जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने आप में G20 का हमने अभी देखा देश में, तो G20 के अंदर भारत का ग्लोबल लेवल पे लगभग 21-22 कंट्रीज वहां पे लीडर्स, टॉप लीडर्स वहां आए थे। उसमें भारत ने जब अपना जो इनिशिएटिव डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ई गवर्नेंस के अंदर किस तरह से सरकार ने ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और टारगेटेड डिलीवरी का एक मैकेनिज्म, जो एक और पब्लिक डोमेन में ओपन प्रोटोकॉल्स है। ये नहीं है कई अगर वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में हम देखते हैं तो वह जब पब्लिक डिलीवरी या ई गवर्नेंस की बातें करते हैं तो वो हर चीज को एक रेस्ट्रिक्टेड उसकी बात करते हैं। लेकिन भारत सरकार ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस मॉडल, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए किस तरह से आम जनता के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में महत्वपूर्ण
बदलाव ला सके, इसके लिए काम किया और वह टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कैसे उसको इम्प्रूव किया और उसको फ्रीली अवेलेबल टू ऑल डेवलपिंग कंट्रीज। आज हम विश्व मैत्री वैक्सीन के समय हम देखते हैं, आज हम ग्लोबल लेवल पे भारत की इतनी बड़ी सम्मान के रूप में देखते हैं, प्रधानमंत्री को इतना सम्मान के रूप में देखते हैं। वो इसलिए केवल नहीं है कि उन्हें भारत से कोई प्रेम हो गया, नया हो गया कि भारत बहुत अच्छा है, हम सब, ये हमें तो है, लेकिन उनको मालूम है कि आने वाले समय में ग्लोबल लीडरशिप भारत के पास आ रही है, अर्थव्यवस्था की जो मूवमेंट है वो भारत में आ रहा है और वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और भारत अपने आप में वसुधैव कुटुंब पूरी तरह से चरितार्थ करता है, वो केवल बात नहीं करता, चाहे वैक्सीन मैत्री के माध्यम से या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्रीली अवेलेबल करवाते हैं। मैं 2016-17 में G20 जब चीन में हुआ था प्रोग्राम G20 का, तो उसके बाद ऑफशूट में एक प्रोग्राम उन्होंने चीन में किया था, तो हम गए थे और वहां पे पहली बार जब हमने इस बात को रखा था कि ई गवर्नेंस मॉडल को, तो वहां पे इतना अप्रिशिएट हुआ कि किस तरह से सरकार इनिशिएटिव ले रही है, चाहे जनधन अकाउंट के माध्यम से या आधार कार्ड के माध्यम से, KYC डेटा शेयरिंग को कर रहे हैं, जेम है इंडस्ट्री के लिए, ONDC अपने आप में, ई-कॉमर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज था रिटेल्स के लिए, तो ONDC का इतना बड़ा इनिशिएटिव किया, डिजी यात्रा हम देखते हैं कितना आसान हो गया है, डिजी लॉकर है, कोविन है। ये ग्लोबल लेवल पे जो डिजिटल पेमेंट का जो पेनिट्रेशन है भारत का, जर्मन वगैरह बिल्कुल वहां पे अभी भी फुली इतना डेवलप इंडस्ट्रियल कंट्री माना जाता है, वहां पे बिल्कुल करेंसी चलती है, वहां पे डिजिटल पेनिट्रेशन है ही नहीं। यहाँ पे आज सब्जी वाला, रिक्शे वाला सब आपको इमीडिएटली डिजिटल पेमेंट करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी को यूज करना, टेक्नोलॉजी से ई गवर्नेंस बनाना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना, जो अभी डाटा प्रोटेक्शन लॉज है, साइबर सिक्योरिटी के लॉज पे सरकार काम कर रही है, रिटेल और लॉजिस्टिक उस पे काम कर रही है। तो सरकार एक इनेबलिंग क्रिएट कर रही है, साथ में कॉर्पोरेट लेवल पे भी इस चीज को हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। जनरेटिव AI जिसको कहते हैं ना, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे आप अपने यूज करते हैं। एक एग्जांपल हमने पीछे देखा था, पीछे जब चाइना के साथ काफी वो ट्रेड वॉर्स के सब देखते हैं, तो हमने देखा कि दिवाली और गणेश पूजा के दिन में भी चाइना के खिलौने सब जगह चल रहे थे। इतना बड़ा खिलौने का मार्केट या जो मूर्तियों का मार्केट चाइना ने कैप्चर कर दिया था। वो क्यों कर दिया था? उन्होंने मार्केट रिसर्च वगैरह को अडॉप्ट किया, डेप्थ उसमें किया। तो ये कॉर्पोरेट लेवल पे भी इसको जितना AI को अडॉप्ट करेंगे, मैनेजमेंट में करेंगे। कल हम एक प्रोग्राम में मैं गया था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, उसमें एक ने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन किया, यूज ऑफ AI इनटू HR पॉलिसीज। तो कॉर्पोरेट लेवल पे वैल्यू क्रिएशन, जिस तरह सरकार ने ई गवर्नेंस डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज करके वह अपना महत्वपूर्ण काम किया, कॉर्पोरेट लेवल पे भी प्रॉफिट जनरेशन के लिए या बेटर सर्विस डिलीवरी के लिए मार्केट रिसर्च, ये सब हमें करने पड़ेंगे। और यही नहीं, सरकार ने पूरी तरह से टैक्सेशन लॉज में भी, आज कि कई लोग कहने लग गए कि हमारी इकोनॉमी ऑटो पायलट मोड पे चली गई है, भाई हम कुछ भी ना करेंगे तब भी हमारी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। ऐसा नहीं है। अगर सरकार कंटिन्यूअस रिफॉर्म प्रोसेस पे काम नहीं करती तो ऐसा नहीं है कि ऑटो पायलट पे सब चीजें चल जाएंगी, हमारी इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी। अगर हम $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं या वर्ल्ड की ग्लोबल लीडरशिप इकोनॉमी में बात कर रहे हैं, तो हमें कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स, इनोवेशंस कर दिए हैं। सरकार ने टैक्सेशन लॉज में भी काफी बेनिफिट्स दिए हैं। अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम में 15% का टैक्सेशन किया है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वेंचर कैपिटल्स को इक्विटी ट्रांसफर्स वगैरह में कुछ उन्हें प्रॉब्लम्स आ रहे थे, सरकार ने उसको इमीडिएटली उसको हैंडल करके इस बार बजट में ये किया। इस बार इस बजट में 1 लाख करोड़ का R&D इनोवेशन रिसर्च इनोवेशन फंड बनाया है। करीब 100 से ऊपर यूनिवर्सिटीज को 1000 करोड़ का पर यूनिवर्सिटी देने की सरकार ने बात की है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस है। IPR रिजीम को काफी बदलाव सरकार कर रही है, GST लाए, वर्चुअल असेसमेंट लाए।
तो टेक्नोलॉजी को यूज करके इन सब चीजों को मुझे मैं आपके सामने रखना चाहता था। और जहां तक इंडिविजुअल लेवल पे और केवल डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का भी थोड़ा आपके सामने रख दूं। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में जो हिंदुस्तान की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, 140 करोड़ पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन है, अगर एक्टिवली एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और उन रूरल डेवलपमेंट की तरफ अगर ध्यान नहीं देखते तो फिर we may sometimes it is said that we may become old before we become rich। एक टाइम, बहुत छोटा टाइम फ्रेम है जिसके अंदर हमें इन सब चीजों को करना है। तो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट ऑफ स्पीड, स्किल एंड स्केल। तीन चीजें कॉर्पोरेट लेवल के लिए भी यह एक बेसिक मंत्र है किसी भी चीज, क्योंकि आपको स्पीड से काम करना है। बहुत स्लो करते रहेंगे तो ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ग्लोबल कॉम्पिटिशन है हमारा। अभी जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह हो रहे हैं तो ग्लोबल लेवल पे ट्रेड बैरियर्स की तरह भी कई चीजें यूज हो रही हैं, चाहे ईएसजी कंप्लायंस को ले लो और भी चीजों को ले लें, कार्बन एमिशंस को ले लें। तो इन सब चीजों के ऊपर भी कॉर्पोरेट लेवल को बहुत तेजी से काम करना है, ग्लोबल कॉम्पिटिशन को काम करना है। स्केलेबिलिटी भी चाहिए। अगर कोई एक आइसोलेशन में कोई काम किसी एक क्षेत्र में कर देता है तो उससे तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। इफ यू आर डूइंग सम इंपॉर्टेंट वर्क, इट शुड बी स्केलेबल एंड रेप्लिकेटेड इन डिफरेंट एरियाज। और फिर अगर आपको स्पीड और स्केल चाहिए तो आपको उसके लिए स्किल भी चाहिए। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर एआई को अडॉप्ट करना है, मैनेजमेंट के लेवल पे अडॉप्ट करना है, कई बार बड़ा रेजिस्टेंस आता है। कई लोग आम जनता के रूप में लोग कहते जब कंप्यूटर आया कि भाई हमारी नौकरी चली जाएगी। तो एआई के लिए भी कई लोगों को एप्रीहेंशन है। ऐसा नहीं है। इफ यू यूज एआई, भारत के अंदर जो एआई का यूज है वो ग्लोबल लेवल से अलग तरीके से हम इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। वी हैव टू कीप इन माइंड हाउ इट विल हेल्प इनटू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑल्सो। यूएस हो सकता है वह अगर उसकी एआई एडॉप्शन की पॉलिसी होगी तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज को कम करके उस एआई की यूज चाहेगा। हमें चाहिए कि ह्यूमन कैपेबिलिटी को एनहेंस करते हुए उसको कैसे यूज करें। तो एक जो रेजिस्टेंस है एम्प्लॉयमेंट के, जो एम्प्लॉयज के अंदर जो इसके अंदर एप्रीहेंशंस है, उनको स्किल भी डेवलपमेंट करना है। तो कॉर्पोरेट लेवल पे भी मुझे लगता है कि इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रख के हमें अडॉप्ट करना है। आज का प्रोग्राम इसी तरह मुझे लगता है कि इन चीज़ों को लेके जाएगा। डिजिटल इंडिया में जो कुछ इनिशिएटिव, क्योंकि आज की डेट में सारी इंफॉर्मेशन वेब पेज पे मिनिस्ट्रीज के सब चीज़ें हैं। और एआई क्या करता है, आज आप कोई काम करना चाहें तो हम कोई क्वेरीज जनरेट करेंगे और खुद फिजिकली कोई डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे, फिर उस पर डिसीजन लेंगे। अब चैट जीपीटी की बात की है कि तो आप उसको केवल आप एआई के अंदर या उसको जनरेटिव एआई के अंदर केवल आप एक कमांड दे देते हैं तो वो सारी चीज़ों को एनालिसिस करके आपको समरी दे देता है। बट यू नीड द स्किल टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। एल्गोरिदम्स बहुत अच्छे, अब मार्केट के साथ भी हम जुड़े हैं, शेयर मार्केट वगैरह के साथ। एल्गोरिदम्स ट्रिमेंडस प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अगर आप, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज डेटा विच इज एक्यूमुलेटेड इन द मार्केट, उसको एनालिसिस करके स्ट्रेटेजिक ऑफ डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कर, तो हर चीज में एल्गोरिदम वगैरह का बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ में यह भी प्रॉब्लम है कि अगर यू हैव टू ट्रेन द एल्गोरिदम, आप अगर जैसे अशोक जी ने बोला कि अगर आपने एक क्वेश्चन, एक कोई प्रोडक्ट देख लिया तो आप वो इतना बम्बार्डमेंट करेगा कि आप फिर उससे निकल ही नहीं सकते। तो फिर आपको एल्गोरिदम्स को कैसे ट्रेन करना है, कैसे उसको कहाँ पे रोकना है, उसके सोशल एस्पेक्ट्स को भी देख के साथ में चलना है। तो ये सारी चीजें सरकार डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में ग्रामीण लेवल पे लगभग टारगेट है कि 6,50,000 गांवों को इंटरनेट से, हाई स्पीड इंटरनेट से, फ्री इंटरनेट से पंचायत घरों को जोड़ देंगे। इंटरनेट हाईवे क्रिएट करना है। जो नेशनल जो डिजिटल लिटरेसी मिशन सरकार ने बनाया है, स्किल इंडिया है, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस है, ये सारे इनिशिएटिव सरकार कर रही है और आने वाले समय में इसका बहुत स्कोप है।
बहुत बड़ा इसका मार्केट है। ग्लोबल लेवल पे एआई अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी, अभी मुकेश मोहन जी मुझे बता रहे थे कि नेस्कॉम की एक रिपोर्ट है कि आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी में लगभग $17 बिलियन की एआई की इकोनॉमी होगी। और मैं एक डेटा देख रहा था कि बाय 2035 इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एआई का वो होगा। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, इसके ऊपर भी सरकार काफ़ी काम कर रही है। तो बहुत अच्छा समय है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम ऐसे समय में, जब ये अमृत काल की हम बात कर रहे हैं, ऐसा समय हमारे जीवन में आया कि ये 25 साल का अमृत काल, जो लगभग अशोक जी के कहने से या इतिहास के हिसाब से देखें कि 800 साल के बाद ऐसा समय आया, और हम लोगों का सौभाग्य कि हम उस समय में हैं। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनिशिएटिव, न्यू डेवलपमेंट, ग्लोबल लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग विल पावर, सामूहिक संकल्प से इसको अचीव करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम जो उद्देश्य लेके चलें भारत को ग्लोबल लीडरशिप में इस्टेब्लिश करने के लिए, वह पूरा होगा। और मैं आयोजकों का धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे बुलाया और यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। Give a to Sur Gopal ji. I'll request Madam Reena